सबसे पहले तो सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी बताया गया कि अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और आज गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ बुद्धिजीवियों के साथ भी विचारों का आदान प्रदान हुआ, कुछ हमसे उनको कुछ समझाने का अवसर रहा, कुछ उनसे उनके सुझाव भी प्राप्त करने का अवसर रहा, और एक बड़े ही सेहतमंद वातावरण में एक व्यापक चर्चा करने का मौका रहा। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीडिया के मित्रों के साथ अहमदाबाद के मीडिया सदा बहुत ही सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव रहा है, और इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम जो आज हमारी चर्चाएं रही हैं बजट को लेकर के अहमदाबाद नगर में, उसका भी कुछ उल्लेख करें, और जो बजट को लेकर के मोदी जी की जो विजन, जो उसमें दूरदर्शी की झलक है, उसके ऊपर भी चर्चा करें। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि ये बजट 2025 है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और उनकी फ्यूचरिस्टिक विजन की एक झलक है। इन अदर वर्ड्स, बजट 2025 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज फ्यूचरिस्टिक विजन। बड़े दूरगामी इसके अंजाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके में लाभ प्राप्त होने वाले हैं। और जो मोदी जी अक्सर बात करते हैं सन 2047 के विकसित भारत की शताब्दी, भारत जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और हम हमारे देशवासी भारत का शताब्दी उत्सव मनाएंगे, तो उस समय भारत की तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, व्हाट विल बी द फेस ऑफ इंडिया एट 2047, वो निर्धारित करने का या उसकी योजना बनाने का भी समय अभी से शुरू हो चुका है। और उसको मद्देनजर रख करके तो ये बजट फ्यूचरिस्टिक भी है, ये रेवोल्यूशनरी भी है, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय भी हैं, और ये साहसी भी है, बोल्ड भी है, और इसमें कन्विक्शन भी है, निष्ठा भी है। सो इट्स अ बजट ऑफ करेज, बजट ऑफ कन्विक्शन, बजट ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, एंड बजट विद स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी डिसीजंस विद अ फ्यूचरिस्टिक विजन। उदाहरण के तौर पर एक घोषणा जिसकी आम चर्चा हुई है, जो मध्यम वर्ग को लेकर के, तो कभी कभी कहा जा रहा था कि मध्यम वर्ग की उपेक्षा होती है, तो उनको लेकर के जो टैक्स रिलीफ मिला है, मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आप मित्रों ने उसको अपनी रिपोर्ट्स में भी लाया है, अपनी टिप्पणियों में भी, कि पहली बार 5 गुना बढ़ गई है रिलीफ। सन 2014 में जब ये सरकार आई थी और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की, तो इनकम टैक्स रिलीफ आम नागरिक के लिए हुआ करती थी 2.5 लाख, आज बढ़कर के 25 लाख हो गई। और मैंने कुछ एक आंकड़े निकाले हैं, बहुत दिलचस्प रहेंगे आपके लिए, कि सन 2014 में यदि कोई 8 लाख रुपया साल में कमाता तो उसको टैक्स देना पड़ता था 90,000 रुपया, यानी उस जमाने में 90,000। तो आपका 90,000 आज के 90,000 से कहीं ज्यादा वैल्यू है, लेकिन आज वो सिफर, जीरो। इसी प्रकार अगर 2014 में कोई 12 लाख रुपया साल का कमाता तो उसके ऊपर टैक्स लगता 1,90,000, लेकिन आज वो जीरो। और चूंकि 12 लाख के बाद जो टैक्स लगना है उसकी भी दरों में कटौती की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 2014 में ये सरकार आने से पहले 24 लाख रुपया कमाते तो आपको टैक्स लगता 5.5 लाख रुपया, आज उस पर अगर टैक्स लगेगा तो मात्र 3 लाख रुपया। यानी टैक्स की रिलीफ 12 लाख रुपए तक देने से लगभग देश की भारी मात्रा में जो जनसंख्या है वो टैक्स फ्री हो, उनको टैक्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और जो 12 लाख से अधिक है उनके ऊपर भी बोझ में कमी आई, यानी जहां 5.5 लाख अगर किसी को देना पड़ता था 12 लाख के ऊपर सन 2014 से पहले, आज उसको 24 लाख और 3 लाख देना। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे निर्णय, चूंकि टैक्स का निर्णय बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इस कारण बहुत से और निर्णय ऐसे रह गए जिनकी इतनी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन ये बजट प्रस्तुत हुआ था,
सदन से बाहर निकले थे तो मीडिया के कुछ मित्रों ने पूछा तो मैंने कहा कि इस टैक्स रिलीफ के कारण बहुत सारे ऐसे निर्णयों की जिक्र नहीं हो रहा, जैसे जैसे विश्लेषण होगा तो उसका व्यापक चर्चा न केवल देश में होगी बल्कि विदेश में होगी। विदेश चौंक उठेगा कि ये कैसे निर्णय हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जो न्यूक्लियर मिशन लॉन्च करने का निर्णय है, ये मोदी जी के ही द्वारा किया जा सकता था। 60-70 वर्ष तक हमारा न्यूक्लियर सेक्टर गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा, साधनों के अभाव में काम करता रहा। उसको वहां से मुक्त करके पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के दरवाजे खोल दिए गए हैं और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में कि हम ये कह सकते हैं पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कि सन 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की स्थिति में रहेगा। और ये निर्णय केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था। ये मैं इस आधार पर भी कह रहा हूं कि इसी सरकार ने मोदी जी की अनुमति से आज से 3-4 वर्ष पहले इसी प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र को भी खोल दिया था, जिसे मीडिया ने लिखा था कि मोदी हैज अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। यानी वो श्रीहरिकोटा जहां फाटक के अंदर कोई झांक जाता तो उसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट हो जाती, आज कोई भी वहां पर लॉन्चिंग होती है तो 5-10 हजार लोग दर्शक देखने आते हैं और 1,500-2 हजार की संख्या मीडिया वाले होते हैं। और हमारी इकॉनमी इस कदर तेजी से बढ़ने लगी उस समय मात्र ना के बराबर थी और स्टार्टअप हमारे सिंगल डिजिट थे। आज 3-4 वर्षों में वहां 300 स्टार्टअप हो गए, इकॉनमी बढ़कर के $8 बिलियन हो गई और जो प्रोजेक्शन बता रही है कि आने वाले समय में 5 गुना और 3-4-8 वर्षों में बढ़कर के 40-45 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। और यही दृश्य अब आपको न्यूक्लियर एनर्जी में देखने मिला। और इसमें एक तरफ तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि सन 2047 तक उस शिखर पर पहुंचेंगे तो हमें ये भी सोचना होगा, ये भी आकलन करना होगा कि यदि हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए हैं तो हमें भला चौथे दर्जे और तीसरे दर्जे और अव्वल दर्जे में कैसे पहुंचेंगे। तो तभी पहुंचेंगे कि उन सेक्टर्स को तलाशा जाए जो चाहे एक्सप्लोर ना किए गए या अंडर एक्सप्लोर गए, उनको लेकर के हमारा ये न्यूक्लियर सेक्टर, हमारा स्पेस सेक्टर, हमारे समुद्री रिसोर्सेज 750 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है। पहली बार मोदी जी ने डीप सी मिशन शुरू किया, उसके लिए भी अतिरिक्त राशि इसी बजट में निर्धारित की गई। वहाँ मेटल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फिशरी भी है, बायोडाइवर्सिटी और हमारे हिमालयन रिसोर्सेज जहाँ लोहा मिशन शुरू किया। तो ये सब जब मिल जाएंगे तो सन 2047 से पहले हम उस शिखर पटल पर पहुंचने में कामयाब रहेंगे। उसी प्रकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, आने वाले जमाने में छोटी छोटी वो बैटरी रिएक्टर्स की लेकर के आप चलेंगे और वो जब जमाना आएगा, वो जब कल्चर आएगा तो भला आपकी क्या स्थिति होगी। अब वो जमाना नहीं कहा कि विदेश में कोई टेक्नोलॉजी आती तो हिंदुस्तान में 15 साल के बाद आती। टेलीविजन 1950 के दशक में अमेरिका में आया, पहली बार आपने चित्रहार देखा 1970 में। अब वो जमाना नहीं। अब आप कदम से कदम मिलाकर के बराबर के स्तर पर चल रहे हैं और कुछ एक जगह दूसरों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 और इसीलिए चीन के स्थिति में चीन का बैंक बनाया जाएगा प्लांट्स के लिए। अब वो जमाना होगा कि लैब क्रिएटेड फूड्स और आने वाले जमाने में हमारी इकोनॉमी बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगी, जैसे कि पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन थी। उन सब बातों को मद्देनजर रख करके इस बजट की रचना की गई है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसकी घोषणा वोट ऑफ अकाउंट में हुई थी, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मोदी 3.0 में उसके लिए 50,000 करोड़ निर्धारित किया गया। और आज ही के दिन जबकि मोदी जी वाशिंगटन में है, उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह उल्लेख किया गया है कि ज्वाइंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया और नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA काम करेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी मिलेगी और अमेरिका ने और दूसरे देशों ने भी भारत की क्षमता को कबूल करना शुरू किया। उनको समझ आ गया कि हमें क्षमता भी है और ये सारा बदलाव मुख्य तौर पर इसलिए आया कि हमारे पास एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो अनुकूलता प्रदान करने के स्थिति में है। वी हैड ऑल दी पोटेंशियल्स, all the resources and also all the commitment on the part of our experts. But what was lacking perhaps was an enabling milieu which is to be provided by the political dispensation and has been provided now under Prime Minister Modi.
और इस बात को अब दुनिया समझने लगी, दुनिया स्वीकार करने लगी। आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने को तैयार है। और इस बजट से ये भी एक पैगाम जाता है कि अब वो भारत कल का भारत नहीं रहा। इससे भारत की साख बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है और ये एक निरंतरता का भी संकेत है। इसी देश ने सबसे पहला वैक्सीन इजाद किया, जिस देश में कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के गंभीरता से नहीं सोचा जा सकता था, आज वो देश प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर माना जाता है, लीडर ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। और उसी के तहत आपने देखा कि औषधियों की कमी, 36 औषधियां ऐसी हैं जो कैंसर इत्यादि रोगों में इस्तेमाल होती हैं, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। बहुत सी औषधियों की कीमत कम कर दी गई है। 200 से अधिक कैंसर सेंटर देश में स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये इकोसिस्टम एक जुड़ करके बनेगा जिसमें शामिल रहेगा आयुष्मान, और आयुष्मान को लेकर के जो अभी हाल ही में मोदी जी का निर्णय हुआ कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए यूनिवर्सल कवर। तो आप देख सकते हैं एक स्वस्थ भारत हो सन 2047 के लिए, और साथ ही साथ एक सक्षम भारत हो और हर वर्ग का एक समान विकास हो, क्योंकि यदि हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना है तो हमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का एक समान विकास करने की योजना बनानी पड़ेगी। सर, राहुल गांधी जिस तरह से स्टेटमेंट करे पीएम अभी आज का दिन हम बजट ये अमेरिका बार-बार टैरिफ की बात कर रहा है, इसका असर ये अपने देश में कैसे पड़ेगा और कितना पड़ेगा, वो भी उसके लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय बजट में कोई सर पुलवामा भी स्थिति रही सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा प्रश्न सर,